Hello students, welcome to the problem solving lecture of the chapter continuity. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो हम लोग आज के क्लास में क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख करके रखे हैं, उसको पहले देखते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप और भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वेयर दिस साइन रिप्रेजेंट्स greatest integer function GIF. So here it is given that f of x is equal to greatest integer of log x base e और पूछा गया है कि ये फंक्शन जो है fx वो कहाँ कंटिन्यूअस होगा, कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। दैट इज कॉल्ड द डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा वो यदि मैं बता देता हूँ तो कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिकली जो बाकी पॉइंट्स हैं उन पे कंटिन्यूअस है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट मुझे एक्चुअली में ढूंढने हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसमें यदि आप ध्यान से देखें तो अंदर में क्या है, log x बेस ई है। और log x बेस ई का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, x ग्रेटर देन 0। तो यदि मैं log x बेस ई की बात करूं, log x बेस ई यदि हम फंक्शन की बात करें, मान लीजिए g ऑफ x है, तो एक पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि log x बेस ई में x क्या होता है, ग्रेटर देन 0। दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले तो डोमेन देख लेना है, क्योंकि जो डोमेन में होगा उसी के अंदर जो है वो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। क्योंकि जो पॉइंट डोमेन में नहीं है वहां तो फंक्शन है ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस ही है। दैट मींस 0 या 0 से पहले इसी कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब बात करते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कहाँ करनी है। x जब 0 या 0 से 0 से जब ज्यादा है, x ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ लगा हुआ है, तो इसलिए मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मींस आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई भी यदि होता है फंक्शन तो उसको हम मोनोटोनिक कहते हैं। तो या तो आप इसका ग्राफ देख लीजिए, क्योंकि ये जो है वो आसानी से मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ log x बेस ई का, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मोनोटोनिक फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। 1 पे इसकी वैल्यू 0 होती है और 0 से इधर ही ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ जो है वो हमारा फंक्शन log x बेस ई का है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसलिए इसका जो डिसकंटिन्यूटी होगा मुझे कहाँ निकालना है, पूरे डोमेन में, ग्रेटर देन 0 हर जगह। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें चेक करने की जरूरत है कि log x बेस ई इंटीजर कब हो जाएगा। क्योंकि log x बेस ई जहां जहां इंटीजर होगा वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं पिछले क्लास में। तो फॉर f ऑफ x टू बी डिसकंटिन्यूअस, log x बेस ई जो है ना वो क्या हो जाना चाहिए, इंटीजर हो जाना चाहिए। और इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैंने इसको समझने के लिए k लिख दिया हूँ, जहाँ पे k क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मीन्स -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड दोनों तरफ और भी जो वैल्यूज हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू e टू द पावर k, वेयर k इज नथिंग बट इंटीजर। तो इम्प्लाइज दैट x मस्ट बी इक्वल टू, अब k इंटीजर है तो इंटीजर क्या क्या होते हैं वो आपको अभी मैंने बताया। जैसे तो यहाँ पे हो जाएगा e का पावर -3, e का पावर -2, e का पावर -1, e टू द पावर 0, e टू द पावर 1 एंड सो ऑन। ओके, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज जो हैं वो हमको मिलने वाली है और इन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। e टू द पावर 0 का मतलब आप 1 भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो 1, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, e का पावर 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। जितने भी पॉइंट जहां पे ये फंक्शन में log x बेस ई इंटीजर हो जाएगा, जैसे log 1 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, log e बेस ई 1 होगा, दैट इज इंटीजर होगा। log e टू द पावर -1 बेस ई, दैट इज -1 होगा। log e टू द पावर -2 बेस ई, दैट इज -2 होगा। तो ये इंटीजर बन रहा है इन सब पॉइंट्स पे, तो इसलिए फंक्शन इन सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए ये इतनी आसानी से हम बता सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने अभी ग्राफिकली आपको बताया, यदि हम इसको नॉर्मली डिफरेंशिएशन के टाइप से यदि हम इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करें, मोनोटोनिसिटी चेक करें, तो वो भी बहुत आसान है। जैसे जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एक्स 0 से ज्यादा है
तो g डैश x कैसे निकालेंगे हम इस फंक्शन का, दैट इज 1/x होता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस c इज 1/x एंड x ग्रेटर देन 0 है, x यदि 0 से ज्यादा होगा तो 1/x भी 0 से ज्यादा होगा, और g डैश x डिफरेंशिएशन यदि ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है ना, फॉर ऑल इन इट्स डोमेन, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट gx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट मींस मोनोटोनिक है, ठीक है ना, मोनोटोनिक फंक्शन है, और जो फंक्शन मोनोटोनिक होता है उसमें आपको ज्यादा दिक्कत होती नहीं है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी बताने में, जब उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो, ठीक है। सिमिलर सी बात है, सेकंड फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स x फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो ग्राफ यदि आपको पता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ पे ग्राफिकली आप बता सकते हैं साइन इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ जो है वो होता है -1 से लेके +1 तक, -π/2 से +π/2 इसकी रेंज होती है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें समझने में कि साइन इनवर्स x कैसा है, फंक्शन मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है। तो ये फंक्शन मोनोटोनिक है, हाँ, डिफरेंशिएशन के थ्रू भी जैसे मैंने बताया कि आप बता सकते हैं। तो f डैश x, सॉरी, इसको gx लीड कर लीजिए, साइन इनवर्स x को, लेट g ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका g डैश x डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो कितना आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे जैसे कि साइन इनवर्स x फंक्शन है तो इसका डोमेन होता है -1 से लेके +1 तक, और उस कंडीशन में -1 से लेके +1 में तो कंप्लीटली डिफरेंशिएबल है नहीं, x जब -1 से लेके +1 के बीच में होगा, ठीक है, तो ये फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, और उस पूरे में ये कंप्लीटली जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। g डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ये रूट के अंदर है इसलिए पॉजिटिव भी रहने वाला है, -1 से +1 के बीच में। तो g डैश x में x की वैल्यू 1 और -1 नहीं पुट कर सकते, आप देख ही रहे हो, इसलिए g डैश x इज नॉट डिफाइंड एट -1 and 1, दैट इज कॉल्ड नॉन डिफरेंशिएबल, बाद में बताऊंगा। अभी के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि g डैश x ग्रेटर देन 0 है, g डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -1 to +1, -1 से लेके +1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और -1 और 1 पे तो इसकी वैल्यू आती ही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है। अब जहां तक बात है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है। साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2, और -π/2 से लेके +π/2 तक कौन कौन से इंटीजर आ सकते हैं, 0, 1 और -1, यही 3 नंबर आपको इंटीजर दिख रहा है। दैट मींस साइन इनवर्स x कैन बी 0, -1 और +1, ये 3 नंबर आउटकम में साइन इनवर्स x देता है, इंटीजर की बात करें तो, ठीक है ना। बाकी तो नॉन इंटीजर नंबर है, -π/2 से +π/2 के बीच में -1, 0 एंड 1, यही 3 नंबर इंटीजर आते हैं। और इसका मतलब है ये फंक्शन जो है साइन इनवर्स x फंक्शन किन 3 पॉइंट, किन x की वैल्यूज के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वो है साइन 0 दैट इज 0, साइन ऑफ -1 दैट इज माइनस ऑफ साइन 1 एंड साइन 1, ये 3 नंबर है जिसपे जो है वो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाने वाला है। तो ये इतनी आसानी से हम डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जब नॉन मोनोटोनिक को फंक्शन, अभी तो क्या था, ये वाला केस में भी अंदर में मोनोटोनिक फंक्शन था, यहाँ भी मोनोटोनिक था, दोनों ही केसेस में कहाँ कहाँ इंटीजर बनता है वहां पे हम डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन में इंटीजर के लिए वो x फाइंड आउट कर लेते हैं और वहां डिसकंटिन्यूअस कह देते हैं। लेकिन जब नॉन मोनोटोनिक हो फंक्शन तब हम इन जनरल ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो आसान हो जाता है बताना, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी for f of x equal to greatest integer of 2 cos x where x belonging to 0 to 2 pi closed interval, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है, 2 cos x के बाहर में क्या लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा हुआ है, और जहां तक मुझे पता है कि 0 से 2 pi के बीच में यदि हम 2 cos x की बात करें तो cos x फंक्शन का ग्राफ यदि आप प्लॉट करोगे तो
क्या होता है, ऊपर से आता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है ना, नीचे जाके ऊपर जाता है। तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो है नहीं फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो है वो ग्राफिकली जो सॉल्यूशन है वो हम करते हैं और वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है वहाँ से हमें मिलता है। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं 2 cos x का सबसे पहले। तो फंक्शन यदि मैं 2 cos x की बात करूं तो कहां से कहां तक मुझे 0 से 2 पाई में ही बनाना है। तो 0 से लेके 0 टू 2 पाई में इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। तो 0 टू 2 पाई, ये 2 cos x है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी और मिनिमम वैल्यू -2 होनी है, ठीक है ना। तो 0 cos 0 इज 1, सो इट इज 2 cos 0 दैट इज 2 होगा, ठीक है ना। 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 2। और फिर जो है ना ग्राफ आप देखेंगे तो सेम ही ग्राफ बनेगा, बट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे पाई है तो cos पाई -1, तो ये -2 पे जाएगा यहाँ पे। और फिर जो है वो इस तरीके से ऊपर जो है वो आपका सेम हाइट पे चला जाएगा 2 पे 2 पाई 2, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 cos x। 2 cos x फंक्शन का जो ग्राफ है वो इसी शेप में बनने वाला है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब यदि मेरे से पूछा जाएगा कि कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो मैं बता रहा हूँ कैसे देखना है। सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0, उस पर बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब 0 2 इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आता है, एक ही इंटीजर आता है 1, और 0 और -2 के बीच में एक इंटीजर आएगा जो कि है -1, ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ तक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये जो पॉइंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है 1, मतलब जहाँ पे हो रहा है फंक्शन। अब कहाँ हो रहा है वो यदि आपको निकालना हो तो 2 cos x की वैल्यू 1 के बराबर करिए, तो आपको ये पता चलेगा कि ये पॉइंट कौन सा है, वो भी मैं निकाल करके भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप ध्यान से देखें तो फिर 0 तो यहाँ पे हो रहा है फंक्शन का वैल्यू, है ना, और ये π/2 है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली समझ में आता है। उसके बाद ये -1 है ना, यहाँ ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होगा, ये वाला पॉइंट 0 हो रहा है यहाँ पे, वो डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन का ग्राफ। लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है वो देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग मतलब 0 और 2 पाई, इस पे तो चेक करना ही चाहिए। बीच में हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कहाँ कहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। स्टार्ट और एंड जहां हो रहा है वहां पे बारीकी से देखना होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे हम लोग कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, और वो कैसे देखेंगे, ग्राफिकली देखेंगे। तो ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा, लेकिन पहले मैं वो सारे पॉइंट्स देख लेता हूं जहां पे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस होगा। लाइक -1 0 -1, फिर से -1 0 1, ये तीनों पॉइंट, इधर से 3 पॉइंट, 6 पॉइंट तो साफ साफ दिख रहे हैं मुझे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे जहां पे -1 0 और 1 बन रहा है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फंक्शन का लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा का मतलब होता है जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो और जिस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चला जाए तो उस पॉइंट को हम लोकल मिनिमा कहते हैं, ठीक है ना। और पिछले क्लासेस में जहां तक हमने डिस्कस किया था कि यदि कोई पॉइंट लोकल मिनिमा है, वहां पे भले ही फंक्शन की वैल्यू इंटीजर बन जा रही हो, लेकिन वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है, लोकल मिनिमा में बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि मैं देखूं 0 पे इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, सही बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, मतलब इस यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू 2 थी और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है। तो इसको मैं एक बार को 0 पे तो 2 ही इंडिकेट होगा इसका वैल्यू, क्योंकि ग्रेटेस्ट cos 0 दैट इज 1 एंड 2 cos 0 दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो यहाँ पे तो यही वैल्यू आएगी। लेकिन जस्ट 0 के जैसे ही बाद गया तो इसकी वैल्यू 2 से कम हुई, जस्ट लाइक 1.999 जो भी है रहेगा। तो ये वैल्यू जैसे ही 2 से कम हुई उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ तक जहां तक इसकी वैल्यू 1 हुई थी वहां तक ये जो है वो आपका इसका वैल्यू 1 ही रहने वाला है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। अब इसके बाद जैसे ही इसका वैल्यू 1 से थोड़ा नीचे गिरा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाने वाली है, ठीक है ना। यहीं के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाने वाला है। यहाँ पे तो 1 ही था, इसके बाद आपका ये ग्राफ 0 पे चला जाएगा।
0 तक रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही वैल्यू नीचे की तरफ आई निगेटिव में आई, तो निगेटिव में जैसे ही आते हैं ना हम लोग, मतलब इसके जस्ट नीचे जैसे आप देखें ध्यान से, तो निगेटिव में जैसे ही आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाता है। तो यहां से यहां तक का जो ग्राफ है वो -1 का रहेगा, ठीक। -1 से जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे, वैल्यू -1.1 जैसे हुई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाने वाला है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। अब इधर को आप ध्यान से ही देखें तो -2 ही रहेगा, इधर भी -2 रहेगा, ठीक है ना। अब इधर भी तो वैल्यू क्या है, -1.99 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही रहने वाला है। कहां तक, जब तक वो -1 ना हो जाए। तो -1 होते ही -1 हो जाएगा, और फिर जो है वो ग्राफ हम ऊपर लेके चले जाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही ग्राफ आपका जब तक 0 पे नहीं गया है तब तक तो ये -1 ही रहने वाला है, ठीक है। और 0 पे जाते ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और कब तक ये 0 रहेगा, जब तक इसकी वैल्यू फिर से दोबारा 1 पे नहीं चली जाती है। तो यहां से लेके यहां तक आपका जो वैल्यू है वो यदि 0 है तो 0 ही रहने वाला है। इधर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस 1 से छोटे नंबर तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, ठीक है। तो 0 रहने वाला है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे, मतलब 1 पे जाएंगे, इसको यदि 1 हुआ है तो ये 1 हो जाएगा, और फिर 2 तक 1 ही रहने वाला है जब तक 2 नहीं पहुंचा है, मतलब, ठीक है। और जैसे ही इसकी वैल्यू 2 हुई तो वैल्यू 2 पे पहुंच जाने वाली है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ जो यदि आप प्लॉट करें तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिखने वाला है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। यह इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, किसका, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x का ग्राफ, सही है। अब इसमें यदि हम खास बात ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट्स थे जहां जहां ये इंटीजर हुआ था, 2 cos x की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती थी। तो 2 कब हुआ है, -2 कब हुआ है ना, -2, -1, 0, 1 एंड 2, यही 5 वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज जो है वो हम दिख रहे हैं, -2, -1, 0, 1, 2। तो ये सब मैं निकाल सकता हूँ कि 0 से 2 पाई में ये कब कब होगा। तो यहाँ से इसका मतलब निकल जाता है कि cos x की वैल्यू -1 होनी चाहिए, है ना, -12, है ना, 0 +12 एंड 1, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो cos x -1 और 1 कब होगा, 0 से 2 पाई के बीच में, ये बताना कोई बड़ी बात तो है नहीं। 0 से 2 पाई में cos x -1 पाई पे होता है। -1/2 जो है वो cos x की वैल्यू कब कब हो सकती है, एक तो होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, दैट इज 2π/3, और दूसरा होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज 4π/3, ठीक। यहाँ पे -1/2 cos x की वैल्यू होती है। 0 कब हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो π/2 cos π/2 और 3π/2, ये वैल्यूज है जहां पे cos x 0 हो गया होगा। 1/2 कब हुआ होगा, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 2 पाई के बीच में, दैट इज π/3 पे होता है, और दूसरा जो वैल्यू जहां पे पॉजिटिव होता है वो होता है 2π - π/3, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, दैट इज 5π/3, एंड दैट लास्ट वन इज cos x is 1, दैट इज अगेन एक तो 0 पे cos 0 1 होता है और दूसरा 2 पाई पे 1 होता है, ठीक है। तो आपको मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट, 0 2 पाई, तो 0 ये रहा, 2 पाई यहाँ रहा, ठीक है। दूसरा π/2 3π/2, तो ये π/2 है, और ये वाला पॉइंट 3π/2 था। तो ग्राफ यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे था हमारा ग्राफ। एक बार को मैं बना देता हूँ डॉटेड लाइन करके, ठीक है। तो ये पॉइंट 3π/2 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। दिस पॉइंट इज 3π/2। थोड़ा नजदीक बनाता हूँ क्योंकि मुझे उसका भी बनाना होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा है। अब यदि मैं देखूं तो मैं ये बना लिया, ये बना लिया, ये हो गया, ये हो गया। 2π/3 4π/3 मतलब कहाँ पे, 2π/3 पे एक तो आपका वैल्यू -1 हुआ होगा, है ना, दैट इज -1/2 cos x की वैल्यू, तो -1, और 4π/3 पे -1 हुआ होगा। तो ये जो पॉइंट है, इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, π/2, ये जो पॉइंट है दैट इज 2π/3, जस्ट इसके नीचे। और दूसरा जो है वो ये वाला पॉइंट है जो कि π + π/3, दैट इज 4π/3। ये सब पॉइंट्स हैं, एक बार को इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे -1 हुआ है, ये -1 होगा तो ये -1/2 ही होगा इसके लिए। अब उसी तरीके से मैंने 2π/3 4π/3 निकाल लिया। उसके बाद x की वैल्यू पाई और π/3, तो π/3 तो ये रहा आपका 1/2 हुआ था, तो 1 के लिए,
और दूसरा 5π/3, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 हुआ है इसका वैल्यू, दैट इज 5π/3 एंड द लास्ट इज पाई पे ये जो है ना वो ये रहा है ना, पाई पे -2 हुआ है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो यदि ध्यान से देखा जाए तो कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, क्या 0 पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, तो देखिए इसके बाद मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है ना, 0 पे वैल्यू 2 है और 0 के राइट साइड में वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो इसका मतलब कहाँ पे 0 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। सिमिलरली मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता जाऊंगा, यहाँ पे π/3 पे मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ेगा और डायरेक्टली यदि काउंट करना हो तो मैं डायरेक्टली काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन यदि मुझे डायरेक्टली नहीं देखना है, मुझे पॉइंट्स भी बताना है, तो पाई को छोड़ के है ना, पाई को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, 2π/3 4π/3 π/2 3π/2 π/3 5π/3 0 एंड 2π 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या दिख रहा है मुझे, डिसकंटिन्यूअस। तो ये द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आल्सो अबाउट द चेकिंग द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एंड दैट इज आल्सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x का ग्राफ बनाना है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये प्रॉब्लम भी सिमिलरली ही जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि sin x प्लस cos x का डायरेक्टली जो है वो हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते, ठीक है ना। तो इसको जो है वो एक सिंगल फंक्शन में यदि हम लोग कन्वर्ट कर लें तो हम इसका ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं 0 से 2π के बीच में। तो कैसे इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ √2 टाइम्स sin x प्लस π/4। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि मैं √2 से इसमें मल्टीप्लाई करूँ और √2 से डिवाइड कर दूँ पूरे को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x एंड दैट इज sin x इंटू cos π/4 प्लस cos x इंटू sin π/4 और √2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो √2 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू -√2 हो जाएगा, क्योंकि sin x प्लस π/4 की वैल्यू तो -1 से +1 ही रहने वाली है फॉर एनी x, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ यदि आप बना लेते हैं ना तो इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी हम बता सकते हैं कहाँ पे होगी। तो एक बार को यदि ध्यान से देखें और ग्राफ प्लॉट करने की बात जब हम करते हैं तो sin x का ग्राफ यदि मैं बना सकता हूँ ना, तो sin x प्लस π/4 क्या होगा, लैग करता है, मतलब पीछे आता है। तो यदि मैं इसकी वैल्यू देखूं तो 0 पे यदि आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू होगी sin π/4 and that is obviously sin π/4 is 1/√2, तो इस पूरे की वैल्यू 1 आने वाली है, तो आप यहाँ पे 1 रहने वाला है इसका वैल्यू। और ठीक है, तो आपका ग्राफ जो प्लॉट होगा ना वो मैं एक बार को आपको बता दे रहा हूँ, जिसका sin x प्लस π/4 √2 टाइम्स यदि हम बात करें, ठीक है ना, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √2 और इसके बाद √2 हो जाएगा, ठीक है ना। √2 कहाँ पे होगा, यदि आप ध्यान से देखें तो ये √2 तब होगा जब x π/4 होगा, ठीक है ना, मतलब इधर π/4 पे, ठीक है, क्योंकि π/0 ये -π/4 से स्टार्ट होने वाला है, लैग कर रहा है पीछे से, है ना। sin x का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि ये प्लस π/4 यहाँ पे है, ठीक है, खत्म हो जाएगा, मतलब 2π -π/4 पे ये खत्म हो जाएगा और ये 2π पे जो है वो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ इस तरीके से, और ये मैं -√2 लिख ले रहा हूँ और यहाँ -1 भी होगा, ठीक है। ये दोबारा रिपीटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो ये यहाँ वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पे भी आपका ये जो 1 है वो एक बार आएगा और ये कहाँ तक जाएगा आपका 2π पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी फिर से √2 पे पहुंच जाएगा, है ना। ये एक्चुअली में जो है वो आपका ग्राफ यहाँ से है, यदि आप ध्यान से देखें तो 0 पे तो इसका वैल्यू 1 है, π/4 पे इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, है ना, √2 हो जाएगी, क्लियर। और उसके बाद जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके का शेप में बनेगा और ये 2π क्योंकि π/4 पीछे से बना रहे हो तो 2π -π/4 पे तो इसको खत्म होना है, लेकिन मुझे कहाँ तक चेक करना है, 2π तक चेक करना है। तो यही वाला रीजन दोबारा यहाँ पे बनेगा जो कि मैंने फिर से प्लॉट किया है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक।
अब यदि मैं बात करूं इसमें डिसकंटिन्यूटी की, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ कहाँ ये इंटीजर बनेगा वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक बार तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाला पॉइंट हो गया जहाँ पे 1 बन रहा है, फिर 1 के से नीचे तो फिर ये 0 बन रहा है, फिर -1 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इधर जो है वो पॉइंट जो है वो इंटीजर तो है नहीं, इधर फिर से ये -1 होगा, फिर इधर 0 होगा, फिर इधर 1 होगा, और फिर तो ये इंटीजर कहीं बना ही नहीं, ठीक है ना। तो जहां जहां इंटीजर बना है उसमें 0 पे 1 है, और ठीक है, और यहां से लेके यहां तक यदि ध्यान से देखें आप तो 1 ही रहने वाला है, क्योंकि ये √2 होता है 1.414, और ये सारी वैल्यूज 1.414 से कम है और 1 से ज्यादा है, तो ये 1 ही रहने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ तक तो ये यही वैल्यू देने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे आएंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसके जस्ट नीचे इसकी वैल्यू हो जाने वाली है 0, और ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो यहाँ तक आपका ये आपका होलो सर्कल रहेगा, ये 0 ही रहने वाला है, ठीक। अब जैसे ही 0 से नीचे आए तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी, और आप -1 से यदि नीचे गए जैसे ही -1.4 तो इसकी वैल्यू जो है इसके ग्राफिकली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाने वाली है। और वही चीज समझना है क्योंकि दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.1 इज आल्सो -2, तो यहां से लेके यहां तक ये -2 ही रहने वाला है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। जैसे ही फिर से आप -1 पे जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये आपका -1 रहने वाला है यहाँ तक की वैल्यू के लिए, जब तक 0 पे नहीं जाता है, फिर से 0 हो जाएगा, और 0 कब तक रहेगा, जब तक ये दोबारा 1 पे नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1 पे चला जाएगा आपका, और ये इधर तो वैल्यू आपका फिर से 1 पे ही रहेगी, क्योंकि √2 से कम ही नंबर है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 ही होता रहेगा, और यहाँ तक आपका 1 ही रहेगा, ठीक। तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता चला कि 0 पे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि ये सेम जैसा ग्राफ है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अब कौन सा पॉइंट है उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है √2 sin x + π/4 को किसके बराबर करना है, 1 के बराबर करना है। √2 sin x + π/4 कब कब 1 होगा, ठीक है। √2 sin x π/4 कब -1 होगा, और √2 sin x + π/4 0 कब होगा, ये मैं आपको के लिए छोड़ देता हूं, जिससे कि आप जो है वो ये पॉइंट निकालें कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। लेकिन आप साफ साफ देखिए ये वाला पॉइंट एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो 2 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला पॉइंट चौथा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 5वां पॉइंट, और ये 6वां पॉइंट। 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज involving the signum function. Discuss the continuity of f of x equal to signum of x cube minus x. तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिग्नम फंक्शन में जो कंडीशन है वो क्या है कि सिग्नम ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस वेयर x इज इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि सिग्नम ऑफ x का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से x इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस x is discontinuous, f of x is discontinuous where x cube minus x will become 0, and that means x into x squared minus 1 is 0, and that is x equal to 0, 1 and -1। ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पे ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसको यदि मैं ग्राफिकली भी एक बार को समझाने की कोशिश करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे यदि हम इसको लिखें x क्यूब माइनस x को लिखते तो क्या होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर -1 एंड दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1। और ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे निगेटिव होगा, इसके साइन स्कीम से आप बहुत इजीली बता सकते हैं। -1 0 1 पे इसका साइन क्या रहने वाला है, इधर पॉजिटिव निगेटिव, है ना। तो कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कहाँ पे निगेटिव रहेगा ये हमें समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू, है ना। और इसके हिसाब से हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस x का जो मतलब होगा वो ये होगा। देखिए इसका मतलब होगा कि इसकी वैल्यू 1 कब रहेगी, जब x क्यूब माइनस x ग्रेटर देन 0 हो, है ना। 0 कब होगा, जब x क्यूब माइनस x 0 के बराबर हो, और -1 कब होगा, जब x क्यूब माइनस x निगेटिव हो।
तो कहाँ पे 1 रहने वाला है, कहाँ पे 0 और कहाँ पे -1, वो कौन डिसाइड करेगा कि x क्यूब माइनस एक्स कहाँ पॉजिटिव है। तो x क्यूब माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ पॉजिटिव है, 1 के बाद पॉजिटिव है और -1 से पहले -1 से लेकर 0 तक पॉजिटिव है। निगेटिव कहाँ है, -∞ टू -1 एंड 0 टू -1। तो इसका यदि मैं ग्राफ एक बार को प्लॉट करूं तो कौन कौन से पॉइंट डिसाइडिंग फैक्टर हैं, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, ये कौन कौन से पॉइंट है, 0 1 -1 पे x क्यूब -1 0 हो रहा है। तो ये -1 0 एंड 1 ये 3 पॉइंट ले लेते हैं। पॉजिटिव कहाँ है, 1 के बाद। तो जब ये पॉजिटिव होता है तो सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो 1 पे तो ये आपका सिग्नम की वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन 1 के जस्ट बाद इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1, क्योंकि पॉजिटिव है x क्यूब माइनस एक्स। और कहाँ पॉजिटिव है, -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव है। तो -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी 0 पे 0 और -1 पे 1 होगा, -1 पे भी 0 होगा, लेकिन इसके बीच में x क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 रहने वाली है, ठीक है। समझ रहे हैं बात, तो ये ग्राफ बन गया। और साथ ही साथ 0 से 1 के बीच में निगेटिव है, तो 0 से 1 के बीच में जब निगेटिव रहता है ना, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू -1 होती है। तो -1 कब होगा, 0 से 1 के बीच में, और निगेटिव जहां है वहां पे भी -1 होगा, तो इधर भी -1 होने वाला है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, वो किसका ग्राफ है, ये पूरा का पूरा ग्राफ ये आगे इधर की तरफ है सब जगह। तो ये ग्राफ जो है वो है हमारा सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस एक्स का। तो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है ये, -1 पे, 0 पे और 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब 3 पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरीके से सिग्नम की हम देखते हैं। ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम देखिए, फंक्शन गिवन है सिग्नम ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय log x बेस c वेयर x इज बिटवीन 1 2 3 क्लोज इंटरवल में है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज बिटवीन 3 to 3.5 है ना, ये हमें दिया हुआ है। एक्चुअली में यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर भी हो तब भी हम वही करते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। दैट मीन वही देखते हैं कि हम एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ इंटीजर हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट वाले में भी, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, सिग्नम ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय log x बेस c। ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है वो देख लेना है, ठीक है। कंटिन्यूअस तो हर जगह होगा, डिसकंटिन्यूअस सिर्फ कहाँ होगा, जहां पे x माइनस 2 जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 एक पॉइंट है जो हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी के लिए। ये log x बेस c कहाँ कहाँ इंटीजर होगा 1 से 3 के बीच में, तो जहां जहां log x बेस c जो है इंटीजर मतलब 0 1 2 है ना, -1 -2 -3 ये सब, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू e टू द पावर 0 e टू द पावर 1 e टू द पावर 2 e टू द पावर -1 ये सब आएगी। लेकिन e जो नंबर है ना, e जो नंबर है x की, बाकी देखिए ये 1 है, ये e है और ये e स्क्वायर e का पावर -1। तो ये जो नंबर है वो 1 से 3 के बीच का नंबर है, और ये तो 1 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए वो वहां पे चेकिंग होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू e भी होगा चेकिंग पॉइंट, क्योंकि e जो है e की अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो होती है 2.73 है ना। तो वहां पे भी चेकिंग करने की जरूरत है, क्योंकि वो इसी, और log e बेस c 1 होता है, मतलब इंटीजर बनेगा वहां पे, ठीक है। e स्क्वायर तो बड़ा हो गया 3 से, इसलिए हम वहां पे देखेंगे नहीं। और फिर x की वैल्यू कहाँ पे चेकिंग करनी जरूरी है, 3 पे। तो ये हो गया इधर वाला पार्ट हमारा, कहाँ कहाँ चेक हो रहा है, 1 पे, दूसरा 2 पे, क्योंकि यहाँ पे 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या हाँ डिसकंटिन्यूअस है 1, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है 1 e और 3, ये 3 पॉइंट यहाँ से मिल रहे हैं। 1 तो वैसे भी हम इंक्लूड करेंगे और 3 भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वहाँ ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है 3। तो 1 3 तो वैसे ही आता है, यहाँ से समझ लीजिए कि बस e मिला है मुझे, ठीक। उधर देखते हैं x क्या दिया हुआ है, 3 से लेके 3.5 तक। तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 9 से लेकर के 3.5 का होल स्क्वायर होता है आपका 12.25 है ना, यहाँ तक। तो इसके बीच में एक्स स्क्वायर इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है, 10 जो कि इंटीजर है, 11 और 12 है ना। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी √10 √11 √12 है ना। वैसे तो -√10 भी आएगा, लेकिन वो 3 से 3.5 के बीच का नंबर नहीं है ना, इसलिए नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात।
तो x इक्वल टू √10, √11, √12 ये तीन नंबर जो है वो 3 से 3.5 के बीच वाले नंबर हैं और जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है फंक्शन की। तो कौन कौन से पॉइंट अब चेकिंग वाले हो गए हमारे? 2, 1, 1, 2, 3, e, √10, √11, √12। क्लियर? अब यदि आप ध्यान से देखें इसको तो ये फंक्शन √10, √11, √12 तो यदि हम बात करें तो ये इंटीजर बन रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर तो मोनोटोनिक फंक्शन है। तो ये 3 पॉइंट तो आपको डायरेक्टली आप कहोगे कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ना, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों कह रहा हूं समझ लीजिए बात, क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 3 से 3.5 में, है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है, और ये इंटीजर जो है वो अंदर में आते हैं सबके सब, है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में भी नहीं है ये, ठीक है, 3 से 3.5 के, और इसलिए ये पॉइंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद बात आती है 2 पे, 1 पे, ई पे और 3 पे। तो इन सब पे आपको चेकिंग करने की जरूरत है। और कैसे चेकिंग होती है कंटिन्यूटी की, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। जैसे कि 2 पे यदि मुझे चेक करना है तो 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन ये कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसलिए मैं एट एक्स इक्वल टू 2 जो है वो चेक करूंगा। तो कैसे चेक करूंगा, देखिए, एफ ऑफ 2 निकालूंगा सबसे पहले। 1 पे वैसे तो चेक करना चाहिए था सबसे पहले मुझे, तो इसलिए 1 ले लेता हूं। तो एफ ऑफ 1, ठीक है, 1 स्टार्टिंग पॉइंट है तो 1 पे चेक कर लेता हूं। एफ ऑफ 1 तो कितना होगा ये, सिग्नम ऑफ 1 माइनस 2 greatest integer of log 1 base e, clear, and that is equal to signum of -1, signum of -1, and log 1 is 0, so that is 0, signum of -1, signum of negative number is -1, so it is -1 into 0, that is 0। तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद जो है वो f of 1 प्लस निकालेंगे हम लोग, क्योंकि 1 माइनस निकालने का तो मतलब ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है, उधर फंक्शन नहीं है ना, 1 के बाद ही मुझे देखना है। तो राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस सिग्नम ऑफ 1 x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x बेस e। अब इसका जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, आपको पता ही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, सिग्नम ऑफ 1 प्लस h माइनस 2, है ना, 1 प्लस h माइनस 2, एंड इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log of 1 plus h base e, क्लियर। अब जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो है वो आपका h माइनस 1 आएगा जो कि निगेटिव आएगा, h टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये सिग्नम ऑफ -1 ही रहने वाला है, ठीक। और ये भी इसकी वैल्यू 0 ही रहने वाली है। 0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 प्लस h, अब log e बेस e होता है ना 1, तब तक तो ये आपका नॉन इंटीजर ही रहने वाला है, 1 प्लस h ही है ना, 1.01 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, जो भी रहेगी 1 से कम रहेगी, ठीक है। तो 1 से कम रहेगा तो इसका वैल्यू जो है log 1 इज 0 ना, log e बेस e इज 1, तब तक तो इसका वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही कोई नंबर है, जो भी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही हो जाना है, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो f of 1 और f of 1 प्लस दैट इज राइट हैंड लिमिट एट 1 दोनों ही 0 है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली हम जो चेकिंग है वो यहाँ पे 2 पे करेंगे। तो 2 पे कैसे करते हैं, एट x इक्वल टू 2 क्या है ये फंक्शन, वो चेक करना है। तो f of 2 निकालेंगे एंड दैट इज सिग्नम ऑफ 2 माइनस 2 log 2 बेस e, है ना, और जहां तक बात है तो सिग्नम ऑफ 0 हो जाएगा यहाँ पे, सिग्नम ऑफ 0 इंटू log 2 बेस e इज अगेन अ नंबर विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो ये भी इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये भी सिग्नम ऑफ 0 इज आल्सो 0, सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है, 0 तो 0 ही आएगा। अब 2 प्लस और 2 माइनस वो एक साथ ही निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 तो बीच में आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए 2 जो है वो तो बीच में ही है, तो 2 प्लस या 2 माइनस दोनों ही फंक्शन यही है, तो हम लिमिट निकालेंगे कहाँ पे, 2 पे, इसका सिग्नम ऑफ x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log x बेस e। तो यहाँ पे यदि हम इसका निकालते हैं तो कितना होगा देखते हैं, इसका ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, सिग्नम ऑफ 2 प्लस h माइनस 2, है ना,
2 plus h minus 2 greatest integer of log 2 plus h base c होगा, वो आप निकालोगे तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 सिग्नम ऑफ h आएगा यहाँ पे, है ना, और ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log 2 plus h base c। अब ध्यान से देखिए, h यदि पॉजिटिव हुआ 0 प्लस हुआ तो इसकी वैल्यू 1 होगी, h निगेटिव 0 में हुआ तब इसकी वैल्यू -1 होगी। लेकिन ये तो हमेशा 0 रहने वाला है, प्लस हो या माइनस हो, मतलब लेफ्ट लिमिट हो राइट लिमिट हो कुछ भी हो, ये तो 0 ही रहने वाला, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 पे भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। Now next type of problem which we encounter in the mathematics in continuity chapter is of this type: continuity of the function involving limit n approaching to infinity a to the power n। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी होती है कि a यदि 0 से 1 के बीच में होगा, है ना, a की वैल्यू 0 या तो 1 से कम हो, उसके बीच में होगा, है ना, तो n यदि इंफिनिटी, n यदि बहुत लार्ज नंबर है तो 0 से 1 के बीच के नंबर का जो ये लिमिट होगा, है ना, ए के लिए वो 0 ही होगा, क्योंकि 0.1 टू द पावर वेरी लार्ज नंबर इज टेंडिंग टू 0 नंबर, तो ये ऑब्वियस है। ए यदि 1 होगा, है ना, एग्जैक्टली 1 है, तो 1 का पावर कितना भी लार्ज नंबर हो, एग्जैक्टली 1 टू द पावर इंफिनिटी इज 1, है ना, तो ये 1 ही होगा। और ए यदि 1 से ज्यादा कोई भी नंबर है, 1.1 1.2 कोई भी नंबर है, तो उसका जो पावर में लार्ज नंबर है वो इंफिनिटी के बराबर होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2n प्लस 1। यदि यहाँ पे x के हिसाब से ही इस फंक्शन की वैल्यू डिसाइड होगी, समझ रहे हैं बात, x 1 है या x की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है या x 0 से 1 के बीच में है, समझ रहे हैं बात, उसके हिसाब से ही हम वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमें इस फंक्शन को, क्योंकि fx दिया हुआ है इतना है, तो fx की ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो fx तो पहले क्या है वो हमें निकालना होगा बाय यूजिंग द लिमिट। तो यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, x का पावर 2n का मतलब होता है x स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर टू द पावर n प्लस 1। ये डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी टाइप है, क्यों, क्योंकि ये x टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो ये सारा कुछ किस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि इस बात को यदि समझने की कोशिश करें तो x स्क्वायर की वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में हो, x स्क्वायर क्या हो, 0 से 1 के बीच का नंबर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में 0 से 1 के बीच के नंबर का पावर में यदि इंफिनिटी होता है, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू 0 पे अप्रोच करेगी। तो 0 इस केस में ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज माइनस ऑफ 1, लिख सकता हूं मैं ऐसे। अब ध्यान देते हैं कि x स्क्वायर यदि 1 हो गया, x स्क्वायर यदि 1 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस, क्योंकि 1 टू द पावर इंफिनिटी इज 1, तो ये 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2, दैट इज 0/2, तो इसकी वैल्यू 0 रहने वाली है। और x स्क्वायर की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 है, उस केस में ये हो जाएगा इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, क्लियर, एंड दैट इज द केस इन विच इट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप। तो इस वाले केस के लिए लिमिट हम निकालेंगे, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अब ये जो है ना x का पावर 2n, उसमें x स्क्वायर 1 से ज्यादा है, तो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसका सबसे बड़ा पावर जो है वो मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ से, एंड दिस इज x टू द पावर 2n, और इसकी वैल्यू, क्योंकि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी प्रॉब्लम है, किस वक्त, जब x स्क्वायर 1 से ज्यादा है तो, और इधर नीचे भी लेंगे x टू द पावर 2n कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन x टू द पावर 2n, ये सेम टाइप ऑफ इंफिनिटी है, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस, अब x यदि x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, इस केस में कितना आएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो ये इस केस में ये जो फंक्शन है ना वो आप देखेंगे ध्यान से, तो हमारा जो fx है वो आएगा कितना, x यदि +1 या -1 है ना, x 1 या तो -1 हो तो 0 आउटकम में आएगा, ठीक है। x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि x 1 से ज्यादा है तब भी आंसर में 1 आएगा, और x यदि लेस देन -1 है तब भी आंसर कितना आएगा,
1 आएगा, ठीक है। यही मतलब होता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एक्स इज लेस देन -1। क्लियर। एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि x -1 से +1 के बीच का नंबर है। तो जब x, ये सारे केसेस जो हैं वो आपको इसमें बनने वाले हैं। तो x जब -1 से लेके +1 के बीच का नंबर होगा तो इट इज आंसर इज -1। तो हमारा फंक्शन जो है वो इस तरीके से है, x ग्रेटर देन 1 देन इट इज 1, x 1 एंड -1 0, x -1 to +1 इट इज -1 एंड x लेस देन -1 इट इज 1। सो अब हमें इसकी कंटिन्यूटी बतानी है कि ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो जहां जहां ब्रेक हो रहा है उन सब पॉइंट्स पे यदि ध्यान से देखें तो x इक्वल टू -1 है ना, तो कितनी वैल्यू है 0, और -1 से पहले कितनी वैल्यू है +1, ठीक है। तो -1 पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, पता ही चल गया। 1 से पे देखिए वैल्यू 0 है और लेस देन 1 मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ 1 कितना होगा -1, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है ना। यही दो पॉइंट जो है वो फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो -1 एंड 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। तो इस तरीके से इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और कुछ और टाइप ऑफ प्रॉब्लम इस तरीके से होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन विच f(x) इज डिफाइंड डिफरेंटली फॉर रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर के लिए अलग डेफिनेशन होती है फंक्शन की और इरेशनल के लिए अलग होती है, और उसमें हमें कंटिन्यूटी निकालनी होती है कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है या है भी या नहीं है, ठीक है ना। तो फंक्शन गिवन है, इफ x इज रेशनल इट इज 1 एंड if x is irrational f(x) is equal to 0। तो पूछा गया है कि ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो वी स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। लेट x इक्वल टू a इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। कोई सा भी नंबर आप लेकर के अभी समझ लीजिए। मान लीजिए x इक्वल टू 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। a के लिए मैं बता रहा था, वैसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि x इक्वल टू 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यदि मैं पूछूं कि f(2) कितना होगा, ठीक है, f(2), सो 2 इज अ रेशनल नंबर, सो f(2) इज 1। ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 f(x) कितना होगा, तो उस कंडीशन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस f(x) एंड दैट इज, अब मैं पूछूं कि 2 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 2 से जस्ट पहले, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू से दैट 2 से जस्ट जो पिछला नंबर होगा रियल नंबर वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल, ठीक है, नहीं बता सकते। वी कैन नॉट से दिस नंबर इज रेशनल और दिस नंबर इज इरेशनल। 2 से जस्ट पहले जो नंबर है वो ही प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो रेशनल होगा और या इरेशनल होगा, इसका प्रेडिक्शन तो बहुत आगे की बात है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि 2 से जस्ट पहले जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है, पता नहीं है हमें, ठीक है ना। वी डोंट नो विच नंबर इट इज। दैट मींस वी कैन इजीली से दैट ना लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f(2 माइनस h) की बात कर रही है, मतलब 2 माइनस h पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। बट 2 माइनस इज मे बी रेशनल, में रेशनल और इरेशनल कोई भी हो सकता है, पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं हो कि क्या होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, समझ रहे हैं बात। एंड सिमिलरली 2 प्लस पे भी यही बात होगी कि इसका वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कितना होगा ये हम पता नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस तरीके का केस है कि f(2) तो 1 है, लेकिन f(2) माइनस या f(2) प्लस जो है वो 1 या 0 में से कोई भी हो सकता है। वी डोंट नो दिस। तो इस कंडीशन में कोई भी इस तरीके का नंबर यदि हम रेशनल नंबर लेते तो f(a) तो 1 ही होता है, ठीक है, समझ रहे बात। रेशनल या इरेशनल कोई भी लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन यदि हम ए पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट निकाल रहे होते, लेफ्ट लिमिट निकाल रहे होते, तो यही बात आती, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर। रेशनल हो या इरेशनल कोई भी नंबर है, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है ना। सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो,
ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन वहीं पे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूं मैं, इसको मैं लिख दिया x, ठीक है ना, और इसको लिख देता हूं 1 माइनस एक्स। क्लियर। अब मैं पूछता हूं कि इसकी कंटिन्यूटी की डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो if x is rational, fx is equal to x, if x is rational then fx is 1 minus x। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पे उस पॉइंट पे ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन ऐसा पॉइंट जहां पे x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, f of x is continuous at that point where x become equal to 1 minus x, ठीक है ना, ये दोनों इसके बराबर हो जाए, ठीक है, आपस में। तो 2x equal to 1 that means x equal to 1/2, ये बात हो रही है। तो कैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए f of 1/2 यदि मैं निकालूं, f of 1/2 निकालूं तो 1/2 इज ए रेशनल नंबर, 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, और f of 1/2 कितना होगा, 1/2 के ही बराबर होगा, क्योंकि इसी केस में x के ही बराबर होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1/2 माइनस f of x। अब यहाँ पे यदि मैं लिख दूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1/2 माइनस, अब मैं इसको fx को अभी मान रहा हूँ कि 1/2 माइनस जो है वो रेशनल है, तो या तो मैं x लिखूंगा, अब जैसे मुझे नहीं पता तो या तो मैं ये लिखूंगा या तो ये लिखूंगा, कुछ भी लिख सकता था मैं, 1 माइनस एक्स लिख सकता था, या तो ये लिखूंगा या तो ये लिखूंगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, ठीक है। तो इसकी यदि वैल्यू निकलेगी तो 1/2 होगी, क्योंकि 1/2 पे इसका लिमिट 1/2 है, और इसका भी जब लिमिट निकलेगा तो कितना होगा, 1 माइनस 1/2, तो ये भी 1/2 होगा। तो अब हमें पता चला कि 1/2 पे यदि हम लिमिट निकालें इस फंक्शन का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, कोई भी लिमिट निकालते तो ये 1/2 ही आ रहा है, ठीक है ना, रेशनल इरेशनल नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर भी 1/2 आउटकम में ही आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1/2 यदि हम बात कर रहे हो fx की, तो इसके दो केसेज हो सकते हैं, या तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1/2 x, यदि 1/2 पे हम बात कर रहे हो लिमिट निकालने की, तो या तो हम रेशनल मानेंगे तो x पुट करेंगे, या तो हम इरेशनल मानेंगे तो 1 माइनस एक्स पुट करेंगे। दोनों ही केसेस में आंसर तो 1/2 ही आएगा ना, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो इस केस में क्या हो रहा है, f ऑफ 1/2 के ही बराबर हो जा रहा है लिमिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, 1/2 पे कंटिन्यूअस है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को इजीली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इस क्लास के अंदर जो है वो कुछ और नया टॉपिक लेकर के हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। तब तक के लिए थैंक यू।